हेलो बच्चों। बेटा आज हम आपकी क्लास 10 आरबीएसई की जो बुक है इंग्लिश की गोल्डन रेज है ना, उसका 7th चैप्टर शुरू कर रहे हैं और इसका नाम है द लेडी और द टाइगर क्वेश्चन मार्क। लेडी या टाइगर, एक महिला या चीता, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांच भरी कहानी है ये, है ना, आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ इसका पार्ट 1। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले की बात है। देयर लिव्ड ए किंग, एक राजा रहता था। हु वाज क्रूड, क्रूड CRUD, क्रूड, वह बहुत क्रूड था। क्रूड का मतलब उसमें गुड मैनर्स नहीं थे, अच्छी आदतें नहीं थीं। एंड वेरी मच लाइक ए सैवेज, और वो बहुत अधिक सैवेज जैसा था। सैवेज किसको बोलते हैं बेटा? जो जंगली होते हैं उनको बोलते हैं, है ना। तो वो बहुत कुछ जंगली जैसा व्यवहार उसका था। He had learned some manners from his Latin neighbors, उसने कुछ मैनर्स सीख लिए थे, बहुत कम मात्रा में उसने कुछ मैनर्स सीख लिए थे अपने लैटिन पड़ोसियों से, है ना। लैटिन किसको बोलते हैं बेटा? लैटिन जो रोमन साम्राज्य था, है ना। रोमन साम्राज्य ना बेटा, इटली में ना रोम, है ना। तो जो रोमन साम्राज्य था पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में, उन साम्राज्य के लोगों से उसने कुछ मैनर्स सीख लिए थे। बट लेकिन मोस्टली ही वाज बारबेरिक, लाउड एंड ग्रफ। इन तीनों चीज़ों का लगभग एक जैसा मीनिंग है, लेकिन वो अधिकांशतः बर्बर था, है ना, क्रूअल था। बारबरिक का मतलब क्या होता है? जिसमें दया, है ना, करुणा की कोई भावना नहीं हो। बट मोस्टली ही वाज बारबरिक, लेकिन वो ज़्यादातर कैसा था? अधिकांशतः वो बर्बर प्रजाति का था। लाउड, बड़बोला था। एंड ग्रफ, है ना, और ग्रफ का मतलब भी यही होता है, गंवार, रूड, है ना, जिसमें डिसेंट मैनर नहीं हो। He had none of the grace and polish of his neighbors, अपने पड़ोसियों जैसी उसके अंदर ना तो ग्रेस थी और ना पॉलिश थी, है ना। ग्रेस और पॉलिश का मतलब क्या है? विनम्रता, है ना, और पॉलिश का मतलब नम्र व्यवहार। तो उसमें विनम्रता, नम्र व्यवहार दोनों एक जैसी चीज़ हैं ये। तो उसके अंदर अपने पड़ोसियों जैसी विनम्रता और शालीनता उसमें नहीं थी। ही वॉज ए मैन ऑफ ग्रेट फैंसीज एंड इवन ग्रेटर एंथुजियाज्म, वह एक व्यक्ति था जिसमें बड़ी बड़ी विचित्र कल्पनाएं थीं। ग्रेट फैंसीज, फैंसीज किसको बोलते हैं? विचित्र कल्पनाओं को बोलते हैं, है ना, जो कल्पना संसार में खोया रहता है। तो उसमें ही वाज ए मैन ऑफ ग्रेट फैंसीज, वो बड़ी विचित्र कल्पनाओं वाला व्यक्ति था। एंड इवन ग्रेटर एंथुजियाज्म, और उससे भी ज़्यादा वो उत्साही था, अति उत्साही था। बिकॉज ही हैड सो मच अथॉरिटी एज ए किंग, चूंकि उसके पास एक राजा के रूप में बहुत ज़्यादा शक्ति प्राप्त थी, उसे अथॉरिटी प्राप्त थी राजा के रूप में। राजा की बेटा सीमित शक्तियाँ क्या होती हैं? असीमित होती हैं। राजा तो जो कुछ कर दे वही फाइनल होता है ना। आजकल लोकतंत्र में फिर भी जो है ना, आदमी मनमर्जी नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आदमी को मनमर्जी करने से रोकती हैं, लेकिन राजा ने तो जो कर दिया वो फाइनल होता है। तो बिकॉज ही हैड सो मच अथॉरिटी एज ए किंग, चूंकि राजा के रूप में उसके पास बहुत बड़ी अथॉरिटी थी, बहुत बड़ी शक्तियां थीं, अतः ही वॉज एबल टू फोर्स सम ऑफ दीज फैंसीज इनटू रियलिटी, और एट लीस्ट ही ट्राइड टू, अतः वह योग्य था अपनी उन विचित्र कल्पनाओं को बलपूर्वक, है ना, फोर्स, बलपूर्वक अपनी जो विचित्र कल्पनाएं हैं उनको वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए क्या था? वो योग्य था, समर्थ था। यानी जो विचित्र कल्पनाएं वो करता था, उसके मन में आती थी, उनको वो साकार भी कर देता था, क्योंकि उसके पास क्या था? राजा के रूप में एक बड़ी शक्ति उसके पास थी। और एटलीस्ट ही ट्राइड टू, और कम से कम वो कोशिश जरूर करता था, है ना, उन विचित्र कल्पनाओं को साकार करने की। His personality was normally calm, उसकी जो व्यक्तित्व था वो सामान्य रूप से शांत था। When everything was in order, जब सब कुछ चीज़
तरीके से चल रही हो, व्यवस्थित रूप से चल रही हो। एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, जब सब चीज़ व्यवस्थित रूप से तरीके से चल रही होती थी उस समय उसका जो व्यक्तित्व था वो नॉर्मली कैसा था, शांत था। When there was a little hitch, लेकिन अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच होती थी, थोड़ी सी भी अव्यवस्था होती थी, गड़बड़ होती थी, हिच का मतलब क्या है, परेशानी, है ना, अव्यवस्था, बाधा अगर होती कोई थी तो ही वॉज एक्सल्टेंट एंड हैप्पी, वो एक्सल्टेंट हो जाता था, खुश हो जाता था, है ना। एक्सल्टेंट एंड हैप्पी दोनों का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा वो प्रसन्न हो जाता था। क्यों होता था, क्योंकि ही लव्ड इट व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग, है ना। तो जब चीज़ें गड़बड़ होती थी, थिंग्स वेंट रॉन्ग का मतलब क्या होता है, जब चीज़ों में क्या होती थी, गड़बड़ होती थी, है ना, तो वो उसे बहुत प्यार करता था। अर्थात उसे जब चीज़ों में कुछ गड़बड़ होती थी, जब भी कोई राज्य के अंदर, उसके राज्य के अंदर कुछ गड़बड़ झाला होता था, है ना, कुछ ऊंच नीच के काम होते थे, तो उसको बड़ा मज़ा आता था। ही लव्ड इट, वो उन चीज़ों को बड़ा पसंद करता था कि भाई हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। क्यों पसंद करता था, बिकॉज, क्योंकि दैट मीन्ड, इसका मतलब ये था, दैट ही कुड देन करेक्ट देम, कि अब वो उसे ठीक कर सकता है ना। तो इसलिए वो एक तरह से जब कोई चीज़ गड़बड़ होती थी, है ना, जब राज्य के अंदर माना कोई अपराध हो गया या किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी, तो वो बड़ा खुश हो जाता था, क्योंकि अब उसके पास मौका है कि दैट ही कुड देन करेक्ट देम, कि अब वो उन्हें क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है। ही लव्ड टू मेक द क्रुक्ड स्ट्रेट, क्रुक्ड का मतलब होता है टेढ़ा, है ना, कई बार होते हैं ना टेढ़े को सीधा करना, है ना, तो उसे बड़ा मजा आता था टेढ़े को सीधा करने में। ही लव्ड टू मेक द क्रुक्ड स्ट्रेट, है ना, टेढ़े को सीधा करने में, स्ट्रेट यानी सीधा करने में उसे बड़ा मजा आता था। लव टू मेक का मतलब आनंदित होता था, वो खुश होता था। टू क्रश डाउन द अनइवन प्लेसेस इन लाइफ, है ना। अब होता है इवन प्लेसेस इन लाइफ का मतलब इस जिंदगी कैसी चल रही हो, इवन यानी स्मूथ चल रही हो, और अनइवन का मतलब उबड़ खाबड़। तो जिंदगी में उबड़ खाबड़ का मतलब क्या है, कुछ ऊंची नीची घटनाएं, है ना, कुछ बवाल हो जाए, ठीक है ना, कुछ हिंसक घटनाएं हो जाएं, तो इस तरह की चीज़ें जब होती थी तो वो बड़ा खुश हो जाता था। क्योंकि टू क्रश डाउन, क्योंकि अब वो उनको क्या कर सकता था, कुचल सकता था, है ना। टू क्रश डाउन द अनइवन प्लेसेस इन लाइफ, है ना, जीवन के अंदर जो भी ऊंची नीची चीज़ें होती थी उनको वो क्या कर सकता था, क्रश कर सकता था, उनको वो नष्ट कर सकता था, उनको वो ठीक कर सकता था अपनी शक्ति के द्वारा। He decided that, अतः उसने निश्चय किया, he decided that there should be a way, कि कुछ तरीका होना चाहिए, there should be a way, कुछ तरीका होना चाहिए, to add culture to the lives of his subjects, subjects का मतलब होता है प्रजा, lives यानी जीवन में, to add culture संस्कृति जोड़ने का, है ना। तो उसके मन में आया कि यार मेरी जो ये प्रजा है ये बोर हो गई होगी, है ना, तो इसके इन लोगों के जीवन में कुछ आनंद जोड़ा जाए, कुछ कल्चर सभ्य बनाया जाए, इनको कुछ संस्कृति जोड़ी जाए इनके जीवन में। तो ही डिसाइडेड दैट देयर शुड बी ए वे टू एड कल्चर टू द लाइव्स ऑफ हिज सब्जेक्ट, उसने निश्चय किया कि जो मेरी प्रजा है इसके इन लोगों के जीवन में कुछ संस्कार जोड़ने की कोशिश करी जाए। हिज मेथड वाज पब्लिक अरीना, उसका जो तरीका था वो क्या था, सार्वजनिक अखाड़े का था। अरीना का मतलब होता है बेटा अखाड़ा, सार्वजनिक मंच, ठीक है ना, सार्वजनिक मंच या अखाड़ा, ठीक है। अगले वाले वीडियो जो सेकंड वीडियो होगा ना इसका, उसमें मैं बेटा चित्र भी दिखाऊंगा आपको इनके सारे, है ना। तो ही डिसाइडेड दैट देयर शुड बी, हाँ ये तो मैंने पढ़ दिया। हिज मेथड वाज द पब्लिक अरीना, उसका जो तरीका था वो कैसा था, एक सार्वजनिक रंगमंच का तरीका था, एक सार्वजनिक अखाड़े का तरीका था। अरीना का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे दंगल होते हैं ना कहीं, तो एक खाली जगह होती है और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, है ना, जैसे लोगों के बैठने के लिए शीट होती हैं, ऊंची फिर ऊंची फिर ऊंची फिर ऊंची, इस तरह से, है ना। जैसे क्रिकेट स्टेडियम होते हैं ना, उसमें यस उससे तुलना कर लो आप, क्रिकेट स्टेडियम से तुलना कर सकते हो इसकी, है ना। तो जैसे बीच में तो मैदान होता है और उसके चारों तरफ क्या होती हैं, गोलाकार गोलाई में सीढ़ियाँ होती हैं, है ना, क्रम वाइज ऊंची होती चली जाती हैं, जिससे लोग वहाँ बैठ के देख सकते, तो वो समझ लो आप।
अखाड़ा समझ लो, मैदान समझ लो, है ना। तो उसका जो तरीका था वो एक सार्वजनिक अरीना का था, तो अरीना को अब मैं अरीना ही बोलूंगा, है ना। देयर वहाँ पर ह्यूमन्स एंड बीस्ट्स परफॉर्म्ड बिफोर ऑडियंसेस, वहाँ पर मानव और जो जंगली हिंसक पशु थे, बीस्ट्स उसको बोलते हैं हिंसक पशुओं को, वो अपनी प्रस्तुति देते थे, परफॉर्म्ड यानी प्रस्तुति देते थे बिफोर द ऑडियंसेस, किसके सामने, श्रोताओं के सामने, दर्शकों के सामने, ठीक है। बट लेकिन हिज फैंसीज असर्टेड देमसेल्व्स हियर, है ना। यानी जो नॉर्मली अरीना होता है वहाँ पे क्या होता है ना, ह्यूमंस और जो बीस्ट्स होते हैं, जंगली जो जानवर होते हैं, वो अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं श्रोताओं के सामने, दर्शकों के सामने। लेकिन राजा के लिए कुछ विशेष चीज़ थी, बट हिज फैंसीज असर्टेड देमसेल्व्स हियर, लेकिन यहाँ पर उसकी जो विचित्र कल्पनाएं थीं वो अपना साकार रूप ले सकती थीं, यानी यहाँ अपनी विचित्र कल्पनाओं को वो सार्थक रूप दे सकता था, उनको आजमा के देख सकता था। द अरीना दैट ही बिल्ट, जो अरीना उसने बनाया था, जो वो रंगमंच या अखाड़ा उसने बनाया था, वाज नॉट फॉर द ऑनर एंड ग्लोरी ऑफ ग्लैडिएटर्स, वो नहीं था सम्मान करने के लिए, है ना, या जो ग्लैडिएटर्स का मतलब क्या होता है बेटा, ग्लैडिएटर्स होते हैं लड़ाके पुरुष, है ना, जो जानवरों के साथ लड़ाई करते हैं, लड़ाके पुरुष बोलते हैं उनको, है ना। तो वो उन लड़ाके लोगों के सम्मान और उनकी शान के लिए नहीं था वो अरीना। इट वॉज नॉट फॉर बीस्ट्स टू फाइट ईच अदर टू द फिनिश, और ना ही वो सिर्फ जंगली पशुओं के लिए था कि वो आपस में लड़ें, है ना, और एक दूसरे को क्या कर दें, फिनिश कर दें, एक दूसरे को क्या कर दें, नष्ट कर दें, ये वो अरीना उसके लिए भी नहीं था। इट वॉज नॉट इवन फॉर थ्रोइंग रिलीजियस हेरेटिक्स टू द लायंस, है ना, और ना ही ये किस चीज़ के लिए था, फेंकने के लिए धार्मिक हेरेटिक्स का मतलब होता है बेटा, ऐसे समझो आप, जैसे कोई प्राचीन काल से कोई वो चली आ रही है ना, परंपरा चली आ रही है, धार्मिक परंपरा चली आ रही है, उसको जो अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है ना, उसको हेरेटिक्स बोलते हैं, है ना। तो यानी धार्मिक सिद्धांतों, कानूनों को नहीं मानने वाला व्यक्ति, उनको चैलेंज करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, हेरेटिक्स कहलाता है, विधर्मी बोल दो उसको, वैसे समझो आप, है ना। तो ये ना ये ऐसा स्थान था जो पब्लिक अरीना था वो राजा का, कि जहां पर जो विधर्मी लोग होते हैं, है ना, जो धार्मिक सिद्धांतों को नहीं मानने वाले लोग हैं, उनको किसके आगे फेंक दिया जाए, शेरों के आगे फेंक दिया जाए खाने के लिए, है ना। तो ऐसा भी स्थान नहीं था वो। इट वाज, अब वो बता रहा है किस चीज़ के लिए था वो, इट वाज यह था, ही बिलीव्ड वह सोचता था, फॉर द पर्पज ऑफ वाइडनिंग एंड डेवलपिंग द मेंटल एनर्जीज ऑफ हिज पीपुल, है ना। उसकी क्या सोच थी कि ये जो मेरा पब्लिक अरीना है ये किसके लिए है, ये पर्पज ऑफ वाइडनिंग, है ना, विस्तार देने के लिए और विकसित करने के लिए मानसिक क्षमताओं को, मानसिक ऊर्जा, मानसिक क्षमताओं को अपनी प्रजा की। तो वो क्या मानता था कि ये पब्लिक अरीना जो है ये मेरी प्रजा की, है ना, मानसिक क्षमता को विस्तार देने और विकास करने के लिए है। इट वाज ए वास्ट एम्फी थिएटर, यह एक बहुत बड़ा रंगमंच था, विशाल अखाड़े का मैदान था, विद एनसर्कलिंग गैलरीज, जिसमें गोल गोल गैलरीज थी। गैलरीज का मतलब क्या होता है बेटा, गैलरीज जो है ना वो, अब इसमें तो कोई ये गैलरीज भी आ रहा है ना, इसके बाद फिर आएगा, कभी आपने देखा ना, जैसे आप कोई घूमने जाते हो तो कहीं प्रदर्शनी लग रही होती है ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे कांचों के अंदर वो चीज़ सजा के रखते हैं उसको, और लोग उसके सामने से निकलते जाते हैं, जैसे म्यूजियम वगैरह में देखते हैं ना, तो चीज़ें सजी रहती हैं और फिर लोग देखते जाते हैं, कुछ रास्ता होता है उसको देखते चले जाते हैं, तो उसको दर्शक दीर्घा बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको, दर्शक दीर्घा। तो गैलरीज का मतलब क्या है यहाँ पे, दीर्घा। विद एनसर्कलिंग गैलरीज, जहाँ पर की गोल गोल दीर्घाएं थीं दर्शकों के देखने के लिए। मिस्टीरियस वॉल्ट्स, उसमें रहस्यमयी तहखाने थे। एंड अनसीन पैसेजेस, और अदृश्य गलियारे भी थे उस एम्फी थिएटर के अंदर, इतना विशालकाय वो था। इट वॉज टू बी ए मीन्स ऑफ पोएटिक जस्टिस, ये जो एम्फी थिएटर था वो पोएटिक जस्टिस के लिए था। पोएटिक जस्टिस का मतलब
आदर्श न्याय, है ना, कि भाई जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सके, ऐसे न्याय के लिए वो था। इट वॉज टू बी ए प्लेस, यह एक ऐसा स्थान था, वेयर क्राइम वॉज पनिश्ड, जहां पर कि अपराध को दंड दिया जाता था, और वर्च्यू रिवार्डेड ऑल बाई चांस, है ना। तो ये एक ऐसा स्थान था जहां पर क्राइम को क्या किया जाता था, पनिश किया जाता था, है ना, अपराध को दंड दिया जाता था, और गुणों को रिवार्ड किया जाता था। गुणों को रिवार्ड का मतलब क्या होता है, उनको इनाम देना, गुणों के लिए इनाम दिया जाता था। लेकिन सब कुछ कैसे होता था, बाई चांस होता था। चांस का मतलब भाग्य पर आधारित था। सब कुछ किस पे आधारित था, भाग्य पर आधारित था। When the king was interested in people, है ना, जब राजा लोगों में इंटरेस्टेड होता था, अर्थात कुछ गड़बड़ हो जाती थी, किसी ने कोई अपराध कर दिया तो इंटरेस्टेड हो जाता ना। वो पहले आया था ना कि जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था वो शांत रहता था, जैसे ही कुछ उबड़ खाबड़ होती थी, कुछ गड़बड़ झाला होती थी, और वो एक्टिव हो जाता था, ठीक है ना। तो when the king was interested in people and their crimes, जब राजा, है ना, रुचि लेता था लोग और उनके अपराधों में, तो he would dictate, तो वो घोषणा कर देता था that कि their fate should be decided in the arena, कि अब इनका जो भाग्य का जो फैसला है वो अरीना के अंदर होगा। तो अर्थात जब कोई व्यक्ति क्राइम कर देता था तो वो घोषणा कर देता था कि अब इसके भाग्य का फैसला कहाँ पे होगा, उस अरीना के अंदर होगा। This king knew no traditions from other kingdoms, अब वो राजा कैसा था, बारबरिक था ना, बर्बर था, उसमें दूसरे लोगों से कुछ सीखा ही नहीं, उसने बस खुद की मर्जी चलाता था वो, है ना। This king knew no traditions from other kingdoms, अब इस राजा ने कोई भी परंपराएं नहीं सीखी थी अन्य राजधानियों से, जो अन्य राजा थे, कि भाई वहाँ कैसे न्याय होता है, इस चीज़ के बारे में उसने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, है ना। तो वो किसी प्रकार की परंपराओं को, कि अन्य राज्यों में कैसी परंपराएं चल रही हैं न्याय देने की, इनकी उसने कभी सोची भी नहीं जानने की। His only allegiance was to himself, उसकी बस किसके प्रति श्रद्धा थी, खुद के प्रति निष्ठा थी। एलिजेंस का मतलब खुद के प्रति ही उसकी निष्ठा थी, यानी दूसरों में वो भरोसा नहीं करता था, बस खुद को मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो एलिजेंस का मतलब क्या होता है, निष्ठा, लॉयल्टी होती है ना, है ना। तो उसकी सिर्फ खुद के प्रति ही निष्ठा थी, है ना। एंड हिज ओन फैंसीज, खुद के प्रति और खुद की विचित्र कल्पनाओं के प्रति ही उसके अंदर उसकी श्रद्धा थी। दिस फैंसी द चांस फेट डिसीजन इन द अरीना, अब ये भी एक विचित्र कल्पना है ना। क्या है ये, चांस फेट डिसीजन, किस पे आधारित, भाग्य पर आधारित न्याय, है ना। तो भाग्य पर आधारित न्याय की जो इसकी विचित्र कल्पना थी, है ना, भाग्य पर आधारित न्याय की जो उसकी विचित्र कल्पना थी, केम अबाउट बिकॉज ऑफ हिज रोमांटिक यट बार्बरिक आइडियलिज्म। ये क्यों आई उसके दिमाग में, ये इसलिए आई क्योंकि वो कैसा था, रोमांचकारी था, रोमांचक था, वो रोमांटिक था, है ना, लेकिन बर्बर था, बार्बरिक था, है ना, यट बार्बरिक आइडियलिज्म, है ना, और आदर्शवादी था, कि यानी मैं जो कर रहा हूं बस वो आदर्श है, इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए उसने ये जो विचित्र कल्पना थी इसको साकार करने का प्लान बनाया था, और उसने किसका निर्माण कर लिया था, एक अरीना का निर्माण कर लिया था, एक बहुत बड़े अखाड़े का, रंगमंच का निर्माण कर लिया था, जिसमें बीच में मैदान था बहुत बड़ा, है ना। उसके मैदान के चारों ओर, जैसे क्रिकेट का मैदान होता है ना, उसमें बैठने के लिए दर्शकों के लिए वो होती हैं सीढ़ियाँ होती हैं, सीट होती हैं, पत्थर की बना लेते हैं ना, है ना। और तो इस तरह से क्या थी, उसमें गोल गोल आया था ना, इसके अंदर एनसर्कलिंग गैलरीज थी, है ना, और मिस्टीरियस वॉल्स थी, है ना, गोल गोल दर्शक दीर्घाएं थी, रहस्यमयी तहखाने थे, और अदृश्य गलियारे थे उसके अंदर, है ना। तो इसका निर्माण उसने कर दिया था राजा ने। तो वो क्या करता था, जब कुछ गड़बड़ हो जाती थी, कोई व्यक्ति अपराध कर देता था, तो वो क्या कहता था कि अब इसके भाग्य का फैसला कहाँ होगा, उस अरीना के अंदर होगा, रंग जो अखाड़ा है, जो रंगमंच है ना, उसके अंदर होगा, है ना, डेट डिसाइड कर देता था वो। तो when all people had gathered in the galleries, है ना, जब सब लोग, तो वो डेट डिसाइड कर देता था, तो उस दिन सब लोग वहाँ इकट्ठे होते थे, भाई देखो देखते हैं क्या न्याय करेगा राजा।
तो व्हेन ऑल द पीपुल हैड गैदर्ड इन द गैलरी, जब सब लोग उन दीर्घाओं में एकत्रित हो जाते थे, एंड द किंग वाज सीटेड ऑन हिज थ्रोन, और जब राजा अपनी गद्दी पर बैठ जाता था, अप ऑन वन साइड ऑफ द अरीना, ऊपर एक बहुत बड़ी ऊपर गद्दी लगी हुई थी, उसके लिए सिंहासन लगा हुआ था अरीना के एक तरफ, तो वो क्या करता था, ही वुड गिव ए सिग्नल, वो एक सिग्नल देता था, एक संकेत देता था, ए डोर बीनीथ हिम, और उसके सिग्नल देने के बाद एक दरवाजा उसके नीचे, बीनीथ यानी नीचे, उसके नीचे से एक दरवाजा वुड ओपन, खुलता था, है ना। जब वो सिग्नल देता था तो उसके नीचे से क्या खुलता था, एक दरवाजा खुलता था, एंड द अक्यूज्ड पर्सन वुड स्टेप आउट इनटू द एम्फीथिएटर, और जैसे ही वो इशारा करता था तो जो आरोपी व्यक्ति था, अक्यूज्ड का मतलब क्या होता है बेटा, आरोपी, है ना, दोषी नहीं, आरोपी, दोष तो बेटा जब सिद्ध हो जाता है तब होता है ना, आरोपी व्यक्ति, तो जो आरोपी व्यक्ति होता था वो निकलता था, है ना, इनटू द एम्फीथिएटर, उस विशाल रंगमंच में, है ना, उस मैदान में वो निकलता था, डायरेक्टली अपोजिट द अक्यूज्ड, और जो अक्यूज्ड है, जो आरोपी व्यक्ति है, उसके बिल्कुल अपोजिट, विपरीत और दूसरी तरफ, है ना, देयर वर टू डोर्स, दो दरवाजे थे, एग्जैक्टली अलाइक एंड साइड बाई साइड, बिल्कुल एक जैसे, सेम टू सेम, और साइड बाई साइड थे। द पर्सन ऑन ट्रायल, जिस व्यक्ति की ट्रायल होनी थी, जिस व्यक्ति की सुनवाई होनी थी, है ना, हैड टू वॉक ओवर टू दीज डोर्स, उसे चल के उन दरवाजों तक जाना होता था, यानी जो व्यक्ति अक्यूज्ड होता था, है ना, जो आरोपी व्यक्ति होता था, है ना, जिसकी ट्रायल होनी थी, जिसका कि फैसला होना था, जिसकी सुनवाई होनी थी, तो वो राजा के नीचे एक दरवाजा था, उसमें से बाहर निकलता था, सिग्नल देता था राजा था, है ना, और उसे चलकर उन दो दरवाजों तक जाना होता था, एंड ओपन वन ऑफ देम, और उनमें से किसी एक को उसे खोलना होता था। ही कुड ओपन विच एवर डोर ही वांटेड, अब वो जो अक्यूज्ड था, जो आरोपी था, वो जिस दरवाजे को चाहे उसे खोल सकता था, ही कुड ओपन विच एवर डोर ही वांटेड, तो वो जिस डोर को चाहे उसे खोल सकता था। He was subject to no pressure from the king or his court, इस चीज में, है ना, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता था, है ना, सब्जेक्ट टू नो प्रेशर, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता था, यानी उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं लगाया जाता था राजा के द्वारा और राजा के दरबार के द्वारा, है ना, राजा का जो न्यायालय था, वो राजा का जो दरबार था, उसके द्वारा इस चीज के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, यानी जो चाहे वो दरवाजा उन दोनों में से चूज कर सकता था। द ओनली इन्फ्लुएंस, सिर्फ किसका प्रभाव था उसके चयन करने पर, वाज दैट ऑफ फेट और लक, सिर्फ भाग्य का था, है ना, यानी उसके भाग्य के ऊपर था, यानी वो जिस भी दरवाजे को चाहे अपने भाग्य के हिसाब से वो उसे चयन कर सकता था। तो सब कुछ, यानी राजा का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं था, जो कुछ भी निर्धारित होना था वो किसके द्वारा होना था, वो उसके भाग्य के द्वारा, यानी द ओनली इन्फ्लुएंस, केवल किसका प्रभाव था, सिर्फ भाग्य का प्रभाव था कि वो किस दरवाजे को चुनेगा। अब देखो क्या होता है बेटा, इफ द अक्यूज्ड, अगर वो आरोपी व्यक्ति ओपनड वन डोर, एक दरवाजे को खोलता था, ए हंग्री टाइगर केम आउट, तो उसमें से एक भूखा चीता निकलता था, इट वॉज द फियरसेस्ट एंड मोस्ट क्रूअल दैट कुड बी फाउंड, और वो इतना भयानक होता था, खूंखार होता था वो चीता, एंड मोस्ट क्रूअल, और सबसे ज़्यादा निर्दयी होता था वो, दैट कुड बी फाउंड, जो कि पाया जा सकता था, यानी वो ढूंढ के रखता था राजा, है ना, कि सबसे भयानक, सबसे खूंखार और सबसे ज़्यादा निर्दयी चीते को उस दरवाजे के अंदर बंद किया जाता था, है ना। तो अगर वो व्यक्ति उस दरवाजे को खोल लेता है ना, जिसमें चीता बैठा हुआ है, तो एंड इट इमीडिएटली जंप्ड ऑन हिम, तो वो तुरंत उसके ऊपर झपट पड़ता था, उस व्यक्ति के ऊपर झपट पड़ता था, उस आरोपी व्यक्ति के ऊपर, एंड टोर हिम टू पीसेस एज ए पनिशमेंट फॉर हिज गिल्ट, है ना, और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता था, है ना, उसके अपराध के लिए, उसके दोष के दंड के रूप में, पनिशमेंट यानी दंड, गिल्ट यानी दोष या अपराध, है ना। तो अब बेटा जैसे ही वो व्यक्ति, राजा की सीट के नीचे से एक दरवाजा खुलता था, उसमें से वो व्यक्ति निकलता था, जो आरोपी व्यक्ति है ना, अब उसे
उसके जहाँ से वो निकलता था उसके सामने की तरफ जस्ट अपोजिट 2 दरवाजे थे। उन दरवाजों में से किसी एक को चुनना होता था। अब उन चयन में किसी का कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, यानी वो जिसे चाहे उसे चयन कर सकता था, और वो दोनों बिल्कुल दरवाजे सेम टू सेम थे। ठीक है ना। अब माना एक दरवाजा खोला है ना, तो उसमें से क्या निकलता है ना, एक हंग्री टाइगर निकलता, जो कि बड़ा भयानक, खूंखार और निर्दयी होता था, और वो झपट पड़ता था उसके ऊपर, तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता था। When the fate of the criminal was thus decided, है ना, जब उस अपराधी का, अब वो अपराधी सिद्ध हो गया क्योंकि उसको किसने खा लिया, चीता ने खा लिया, है ना। तो when the fate of criminal was thus decided, तो जब उस अपराधी का भाग्य इस प्रकार से निर्धारित हो जाता था, तो सैड आयरन बेल्स वर रंग, तो दुख भरी लोहे की घंटियां बजती थीं। एंड ग्रेट वेल्स वेंट अप फ्रॉम द हायर्ड मॉर्नर्स। हायर्ड मॉर्नर्स का मतलब होता है बिलाप करने वाले, रोने पीटने वाले। हायर्ड यानी भाड़े के, तो भाड़े के, किराए के रोने पीटने वाले लोग क्या करते थे, ग्रेट वेल्स, है ना, दहाड़ मार मार के रोते थे, है ना। किराए के वो रोने वाले भी रखता था जो दहाड़ मार मार के बहुत जोर जोर से रोते थे, और दुख भरी लोहे की घंटियां बजती थीं, है ना। तो और वो जो भाड़े के रोने वाले थे वो रोते थे। हु वर पोस्टेड आउटसाइड द अरीना, है ना, जिनको कि उस रंगमंच के, उस अखाड़े के कहाँ रख रखा होता था, राजा ने कहाँ पे बैठा रखा होता था, बाहर बैठा रखा होता था, कि अगर दुख भरी लोहे की घंटियां बजना शुरू हों तो तुम्हें रोना शुरू कर देना है। द ऑडियंस वेंट होम, और जो श्रोता लोग थे, दर्शक लोग थे, वो घर चले जाते थे। विद बोर्ड हेड्स, झुके सिरों, झुके सिर यानी सिर झुकाकर वो अपने घर जाते थे। एंड डोलफुल हार्ट्स, और भारी हृदयों से, है ना, बोझ लिए हुए, है ना, बड़े दुख भरे हृदयों से वो दिलों से वो अपने घर लौट जाते थे। सैड दैट, और वो इतने दुखी क्यों होते थे कि सो यंग एंड फेयर, या और सो ओल्ड एंड रिस्पेक्टेड। अब वो व्यक्ति क्या हो सकता था, नवयुवक भी हो सकता था, है ना, फेयर भी हो सकता था, फेयर यानी सुंदर देखने में, या वृद्ध भी हो सकता था, और सम्मानीय भी हो सकता था, है ना। तो वो ऐसा कहते थे कि बेचारा, है ना, सैड दैट, कि वो बेचारा इतना नवयुवक और सुंदर युवक या वृद्ध और वो सम्मानीय व्यक्ति शुड हैव मेरिटेड सच ए फेट, उसके भाग्य में ऐसा ही लिखा था। शुड हैव मेरिटेड सच ए फेट, कि उसके भाग्य में ऐसे ही मेरिट थी, ऐसा ही उसके भाग्य में लिखा था। ऐसा कहते हुए वो अपने घरों को सिर झुका के लौट जाते थे, है ना। तो ये तो एक डोर खोला तो ऐसा होता था, है ना, डोर बिल्कुल सेम है, मर्जी है जिसको खोल सकता है वो, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे देखो, इफ ही ओपन द अदर डोर, अगर वो माना दूसरा दरवाजा खोलता था, दो में से एक ही खोलेगा, है ना। अगर वो दूसरा दरवाजा खोलता था, ए लेडी केम आउट, तो उसमें से क्या निकलती थी, एक लड़की निकलती थी, एक महिला निकलती थी। द किंग ऑलवेज चूज द लेडीज हिमसेल्फ, है ना, राजा खुद उन महिलाओं को चयन करता था, खुद चयन करता था वो। ही मेड श्योर दैट, वो यह आश्वस्त करता था, दैट ईच वाज ऑफ द सेम एज एंड स्टेशन एज द अक्यूज्ड, कि वो जो महिला है वो बिल्कुल सेम उम्र की होती हो, उसकी जो दोषी है, दोषी क्या, जो आरोपी है, उसी के समान उम्र की हो। राजा ये एंश्योर करता था, है ना, राजा ये आश्वस्त करता था, यानी व्यवस्था करता था कि वो उसकी समान उम्र की हो और उसके जैसे स्टेशन की हो। स्टेशन का मतलब होता है उसी के जो है ना, ऐसे समझ लो जाति बिरादरी की हो, उसकी पद प्रतिष्ठा की हो, है ना। स्टेशन का मतलब आया ना समझ में, ठीक है ना बेटा, यानी रहन सहन का स्तर समझ लो आप, यानी उसी के जैसे रहन सहन के स्तर की हो, ठीक है ना। और पद प्रतिष्ठा समाज में एक तरह से ऐसे समझो, स्टेशन मतलब सामाजिक स्तर समझ लो, यानी समाज सामाजिक स्तर की होती थी, ये राजा खुद चयन देखता था वो। एज द अक्यूज, जैसा कि वो आरोपी है। एंड दैट शी वाज ब्यूटीफुल, और वो सुंदर होती थी, है ना। तो ये राजा खुद चयन करता था, है ना, यानी ढूंढ के लाता था वो
मतलब ढूंढवा के लाता था कि ऐसी होनी चाहिए। द रूल वाज दैट, नियम ये था कि द अक्यूज्ड वाज टू मैरी हर इमीडिएटली। अगर उसने वो दरवाजा खोल दिया जिसके अंदर क्या है, लड़की है, तो उसे उस आरोपी को शादी करनी होती थी, तुरंत उससे क्या करनी होती थी, शादी करनी होती थी। इट डिड नॉट मैटर, ये कोई मतलब नहीं था, इफ ही वर ऑलरेडी मैरिड, कि वो पहले से ही शादीशुदा है और एंड हैड ए फैमिली, और उसका परिवार है, इसका कोई मतलब नहीं था, उसे शादी करनी ही पड़ती थी। द लेडी वाज ए साइन ऑफ हिज इनोसेंस, अगर वो महिला जो निकली है वो उसकी निर्दोष होने का प्रतीक थी कि भाई ये निर्दोष है, इसमें से महिला निकली है तो ये क्या है, निर्दोष है, और अगर इसको चीता खा गया इसका मतलब वो गिल्टी था। देखो राजा है, विचित्र है, उसकी कल्पना है भाई। सो इफ द अक्यूज्ड ऑलरेडी लव्ड अनदर, अगर माना वो जो आरोपी है वो अगर माना पहले से किसी को प्यार करता हो, दैट अदर वाज टू बी फॉरगॉटन, तो उसे वो दूसरी को क्या करना होता था, भूलना होता था, क्योंकि उसे अब उससे शादी करनी पड़ेगी। इट वॉज द किंग्स वे, ये राजा का तरीका था, है ना। ही अलाउड नथिंग टू इंटरफियर विद हिज डिजाइन, वो किसी को वो नहीं देता था, इजाजत नहीं देता था कि उसकी इस व्यवस्था में, डिजाइन में कोई क्या करे, इंटरफेयर करे, है ना, उसमें दखलंदाजी करे, इसकी वो बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता था। इंडीड, वास्तव में, इमीडिएटली आफ्टर द लेडी, ठीक है ना, कि अब वो लड़की कैसी होती थी, बिल्कुल उसी के एज की होती थी, उसी के सामाजिक स्तर की होती थी और बहुत सुंदर होती थी। तो जिस तरह से वो राजा खूंखार, वो सबसे खूंखार ढूंढवाता था, वैसे ही अपने राज्य की सबसे सुंदर लड़की को ढूंढवाता था वो, ठीक है ना। तो राजा जो है वो अपनी इस डिजाइन में किसी से भी इंटरफेयर नहीं चाहता था। इंडीड, वास्तव में, इमीडिएटली आफ्टर द लेडी अपीयर्ड, जैसे ही वो महिला उसमें से प्रकट होती थी, अनोदर डोर बीनीथ द किंग ओपन्ड, तो राजा के नीचे का दूसरा दरवाजा खुलता था, है ना, तो राजा के नीचे से दूसरा दरवाजा खुलता था। एंड आउट केम ए प्रीस्ट, और उसमें से एक प्रीस्ट निकलता था, पुजारी निकलता था, म्यूजिशियंस, संगीतकार निकलते थे, सिंगर्स, गाने गाने वाले निकलते थे, एंड ट्रूप ऑफ डांसर्स, और नृत्य करने वालों का झुंड भी निकलता था, नाचने गाने बजाने वाले उस दरवाजे में से पुजारी, नाचने गाने वाले लोग निकलते थे। इन ए प्रोसेसन, और उसकी उस बारात निकलती थी उसकी, इन ए प्रोसेसन, एक जुलूस के रूप में, एक बारात के रूप में। दे ऑल चीयरफुली, है ना, इन ए प्रोसेसन, वो इकट्ठे होकर, दे ऑल चीयरफुली, वो बड़े खुश होकर मार्च्ड, आगे बढ़ते थे। एंड सेंग फॉर द कपल, और वो उस जोड़े के लिए गीत गाते थे। स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द अरीना, उस रंगमंच के, उस अखाड़े के बीचों बीच खड़े हो, हाँ, तो पहले तो बीचों बीच खड़े होके वो गाना बजाना करते थे, उसके लिए खुशी मनाते थे उस जोड़े के लिए। द बेल्स रैंग, है ना, अब घंटियां दूसरे प्रकार की बजती थी, घंटियां बजती थी। एंड द ऑडियंस शाउटेड इट्स अप्रूवल, और जो श्रोता है, दर्शक जो हैं, वो अपनी स्वीकृति, है ना, हाथ खड़े होके स्वीकृति अपनी चिल्लाते थे, स्वीकृति देते थे। एंड द इनोसेंट मैन, और वो जो अब वो, क्योंकि इनोसेंट सिद्ध हो गया ना वो, चाहे भले ही उसने अपराध ही किया हो, है ना, लेकिन राजा का था भाई, चांस फेट डिसीजन था उसका, तो अब वो जो इनोसेंट व्यक्ति था, वो जो निर्दोष व्यक्ति था, निर्दोष सिद्ध हो गया ना, वो लड़की निकल आई उसके अंदर से, तो इसलिए। प्रेसिडेड बाई चिल्ड्रन, अब उसके आगे आगे बच्चे चलते थे, प्रेसिडेड यानी आगे आगे उसके बच्चे चलते थे। स्ट्रोइंग फ्लावर्स, जो कि फूल फेंकते हुए जाते थे, स्ट्रोइंग यानी फेंकना, थ्रोइंग फ्लावर्स इन द कपल्स पाथ, उस जोड़े के रास्ते में, जैसे होता है ना दूल्हा दुल्हन आते हैं तो उनके रास्ते में फूल बिखेरते हैं, तो वैसे ही बच्चे आगे आगे उसके रास्ते में फूल बिखेरते हुए चलते थे। लेड दिस न्यू ब्राइड टू हिज होम, और उस नई दुल्हन को उसके घर ले जाते थे। तो ये देखो, इस तरह से राजा का न्याय करने का तरीका था उस रंगमंच के अंदर। दिस वाज द किंग्स सेमी बार्बरिक मेथड, अब ये राजा का अर्ध बर्बर तरीका था, आधा बर्बर था, है ना, ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस, न्याय को सुनिश्चित करने का, न्याय को प्रशासन देने का, न्याय को सुनिश्चित करने का उसका एक अर्ध बर्बर ये तरीका था। एंड इट्स फेयरनेस इज ऑब्वियस, और इसकी फेयरनेस ऑब्वियस थी, ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट थी, फेयरनेस का मतलब
उसका निष्पक्ष होना एक तरह से वो था, निष्पक्ष होना स्वाभाविक था, क्योंकि वो तो कहता था भाई तेरी मर्जी है जो चुन इसमें से, मेरा तो कोई वही नहीं है, इसके ऊपर प्रेशर ही नहीं है, जो भी है इसके भाग्य में जो है वो है होगा। द क्रिमिनल कुड नॉट नो, तो वो जो दोषी था, जो अपराधी था, वो नहीं जान पाता था विच डोर द लेडी वॉज बिहाइंड, कि किस दरवाजे के पीछे महिला है, लड़की किस दरवाजे के पीछे है। ही ओपनड विच एवर डोर ही वांटेड, है ना, टू विदाउट नोइंग वेदर इट इन द नेक्स्ट इंस्टेंट ही वॉज टू बी ईटन और मैरिड, है ना। ही ओपनड विच एवर डोर ही वांटेड टू, वह खोल सकता था जिस भी दरवाजे को चाहे उस दरवाजे को वो खोल सकता था। विदाउट नोइंग, बिना यह जाने, वेदर इन द नेक्स्ट मोमेंट, के अगले ही क्षण, नेक्स्ट मोमेंट की अगले ही क्षण या तो ही वॉज टू बी ईटन, या तो वो खा लिया जाएगा, और मैरिड, या उसकी शादी हो जाएगी। ऑन सम ओकेजन्स, कुछ मौकों पर द टाइगर केम आउट ऑफ वन डोर, एक दरवाजे में से चीता निकलता था, एंड ऑन अदर ओकेजन्स इट केम आउट ऑफ द अदर, और दूसरे मौकों पर वो चीता जो था वो दूसरे में से निकलता था, है ना। तो ऐसा नहीं कि भाई एक में से निकल रहा हो, कभी किसी में से निकल जाता चीता, कभी किसी में से निकल जाता था, ठीक है। तो ये चीज बदलती रहती थी, है ना, इनका कोई क्रम नहीं था। तो ऑन सम ओकेजन्स द टाइगर केम आउट ऑफ वन डोर, तो कुछ मौकों पर वो चीता एक दरवाजे में से निकलता था, एंड ऑन अदर ओकेजन्स इट केम आउट ऑफ अदर, और दूसरे मौकों पर वो दूसरे दरवाजे में से निकलता था। इसलिए अंदाजा लगाना क्या था, बिल्कुल नामुमकिन था। इन दिस सिस्टम, इस व्यवस्था में, देयर वाज इंस्टेंट पनिशमेंट, है ना, क्या था उसमें, तुरंत इसमें दंड था, तुरंत इसके अंदर दंड था। फॉर गिल्ट, अपराध के लिए। इस व्यवस्था में अपराध का 2 सेकंड में ना, कोई वकीलों की कोई जिरह नहीं, कोर्ट में कोई कचहरी में केस चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, बस तुरंत फुरत न्याय मिलता था। दरवाजा खोलो, न्याय मिल गया, है ना, विद इन इंस्टेंट। तो इन दिस सिस्टम, इस व्यवस्था में, देयर वाज इंस्टेंट पनिशमेंट, तुरंत क्या था इसमें, पनिशमेंट था, तुरंत इसमें दंड था अपराध के लिए, एंड इंस्टेंट रिवार्ड फॉर इनोसेंस, और तुरंत ही इसमें इनाम थी, किसके लिए, इनोसेंस के लिए, है ना। इनोसेंस का मतलब क्या होता है, निरपराध जो होता है, ठीक है ना, निरपराध होने के लिए, निरपराध यानी अपराधी नहीं होने के लिए उसमें इनाम था, निर्दोष, है ना, समझ लो अब, निर्दोष होने के लिए उसमें तुरंत ही इनाम मिल जाता था। वेदर द अक्यूज्ड वांटेड द रिवार्ड, चाहे कि वो जो अपराधी है, वो जो आरोपी है, वो रिवार्ड का अधिकारी है या पनिशमेंट का अधिकारी है, इससे कोई लेना देना नहीं, है ना। वेदर द अक्यूज्ड वांटेड द रिवार्ड, कि चाहे वो जो आरोपी है वो रिवार्ड इनाम का हकदार है और नॉट, या नहीं, बस उसे तुरंत क्या मिल जाता था, फल मिल जाता था। देयर वाज नो एस्केप, कुछ भी बचने का उपाय नहीं था। देयर वाज नो एस्केप फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द किंग्स अरीना, है ना। देयर वाज नो एस्केप, कोई भी बचने का साधन नहीं था, फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द किंग्स अरीना, राजा के अरीना के इस न्याय से बचने का कोई तरीका नहीं था। बस अपराधी, अगर एक बार आप आरोपी हो गए तो बस आपके, और राजा ने कह दिया भाई इसके भाग्य का फैसला कहाँ होगा, इस तारीख को और अरीना में होगा, तो उस व्यवस्था से आप बच नहीं सकते थे। द इंस्टीट्यूशन वाज ए पॉपुलर वन, उसकी ये जो परंपरा थी, इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पे, वैसे संस्थान होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसकी प्राचीन काल से चली हुई परंपरा। तो ये जो परंपरा थी ये बड़ी पॉपुलर थी, बड़ी लोकप्रिय थी राजा के लिए। When the people gathered together on one of the ट्रायल डे, जब लोग इकट्ठे हो जाते थे, है ना, एक साथ किसी एक ट्रायल वाले दिन, है ना, सुनवाई वाले दिन, दे नेवर न्यू, तो उनको कभी पता नहीं चलता था, वेदर दे वर टू विटनेस ए ब्लडी स्लॉटर, कि भाई क्या होगा है ना, हमारा सामना एक ब्लडी स्लॉटर से होगा, कि हम साक्षी बनेंगे, है ना। उनको पता नहीं होता था, वेदर दे वर विटनेस, दे वर टू विटनेस, विटनेस का मतलब साक्षी होना, कि आज हम किसके, या एक ब्लडी स्लॉटर यानी खूनी, है ना, नरसंहार को हम देखेंगे, साक्षी बनेंगे,
और ए फेस्टिव वेडिंग, या बड़ी धूमधाम वाली शादी के हम साक्षी बनेंगे, है ना। यानी हम आज अपनी आंखों से नरसंहार देखेंगे या एक धूमधाम वाली शादी देखेंगे, इसका उन लोगों को कोई पता नहीं चलता था। दिस एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, ये जो अनिश्चितता का तत्व था, यूजुअली मेड द ओकेजन मोर इंटरेस्टिंग, ये अक्सर उस मौके को ज़्यादा रोचक बना देता था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। तो सब कुछ क्या है, मिस्टीरियस है ना, सब कुछ कैसा है, अज्ञात है, तो इसलिए उत्सुकता रहती ही नहीं रहती है, तो इसलिए लोगों में क्या था, इसके प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है ना। तो दिस एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, ये जो अनिश्चितता का तत्व था, अक्सर यूजुअली मेड द ओकेजन, ये उस मौके को बना देता था मोर इंटरेस्टिंग, ज़्यादा ही रोचक बना देता था, देन इट वुड हैव बीन अदरवाइज, जो कि अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता था, है ना। यानी अगर पहले से ही पता हो किसी को कि भाई इसको तो फांसी होनी है, तो लोग जाएंगे नहीं, बोले क्या करेंगे जाके, फांसी होनी है इसको तो, है ना। लेकिन अब वहां तो क्या था, पता ही नहीं चलता था किस दरवाजे को खोलेगा वो, उसके अंदर से क्या निकलेगा, कुछ पता नहीं होता था, है ना। सब भाग्य पे आधारित था, तो इसलिए लोगों में इसके प्रति क्या थी, बहुत ज्यादा उत्कंठा रहती थी, है ना। तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड इस काम में, उस चीज को देखने के लिए रहते थे। द पीपुल वर एंटरटेन्ड, लोगों का मनोरंजन होता था, है ना। तो ऐसा इस प्रकार के संस्कार चाहता था वो अपने प्रजा के अंदर, है ना। द पीपुल वर एंटरटेन्ड, लोग क्या होते थे, एंटरटेन होते थे, लोगों का मनोरंजन होता था। एंड नो वन डाउटेड द जस्टिस बाय द जस्टिस वाज बीइंग सर्व्ड, और कोई इस पर संदेह नहीं करता था कि भाई न्याय हो रहा है, न्याय दिया जा रहा है। कोई ऐसा नहीं कह सकता था कि भाई राजा जो है ना वो अन्याय कर रहा है ना। सब लोग कहते थे भाई भाग्य पे आधारित है ये तो, है ना। अगर इसके भाग्य में ये लिखा था, राजा क्या करेगा इसमें, राजा ने तो छूट दे रखी थी, तेरी मर्जी है जिस दरवाजे को चुन, ठीक है ना। तो द पीपुल वर एंटरटेन्ड, इस तरह से लोग क्या होते थे, लोगों का मनोरंजन होता था। एंड नो वन डाउटेड दैट जस्टिस वाज बीइंग सर्व्ड, और कोई भी इस पर संदेह नहीं करता था कि भाई न्याय नहीं दिया जा रहा है, अर्थात न्याय दिया ही जा रहा है, इसके ऊपर किसी को संदेह नहीं होता था। ऑल बिलीव्ड दैट, सब लोग ऐसा विश्वास करते थे कि द अक्यूज्ड हैड हिज फेट इन हिज ओन हैंड्स, सब लोग ऐसा विश्वास करते थे कि जो आरोपी है उसका भाग्य उसके खुद के हाथों में है, यानी वो खुद ही तो चुन रहा है, तो इसलिए कोई भी उस राजा को दोष भी नहीं देता था। तो देखो बेटा, इस प्रकार का उस राजा का न्याय करने का तरीका था। वैसे क्या होता है, देखो लोकतंत्र के अंदर अगर कोई व्यक्ति अपराध कर देता है ना, तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, पुलिस पकड़ती है उसको। पुलिस क्या करती है, पकड़ती है और चालान करती है पुलिस उसका, और चालान फिर कोर्ट में जाता है ना। फिर कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश होते हैं वो सुनवाई करते हैं उसकी, है ना, ठीक है ना। तो उस सुनवाई के आधार पर जज निर्णय देता है कि ये व्यक्ति दोषी है या नहीं है। अगर वो दोषी है तो उसको जेल भेज दिया जाता है, और अगर वो दोषी नहीं है तो उसको क्या करते हैं, बरी कर दिया जाता है। तो एक लंबी प्रक्रिया होती है ना। सब कुछ नियम कानून के आधार पे ये होता है। ऐसा नहीं भाई पुलिस ने मर्जी है जिसको पकड़ लिया और उसको जेल हो गई, ऐसा नहीं है। जेल करने का अधिकार पुलिस को नहीं है, जेल कौन करता है, न्यायाधीश करता है। तो लोकतंत्र में न्याय की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन उस राजा ने तो लोकतंत्र से कोई लेना देना था ही नहीं उसका, है ना। तो वो तो अर्ध बर्बर था, है ना। अर्ध बर्बर क्यों कहा गया बताओ इसको, बर्बर क्यों नहीं कहा? बर्बर इसलिए नहीं कहा गया उसको बेटा कि अगर बर्बर होता तो वो तो तुरंत ही जो है ना ऐसा मौका ही नहीं देता फिर भाग्य के आधार पर चयन करने का कि भाई 2 दरवाजे में से चुन ले। वो तो मर्जी है जिसको कर देता, है ना, जिसको चाहता उसको, यानी ये मौका नहीं देता। अगर वो बर्बर होता, है ना, तो वो ये मौका नहीं देता कि तुम दोनों में से एक दरवाजे को चुनो। फिर तो वो मर्जी है जिसको गोली मार देता, मर्जी है जिसको फांसी चढ़ा देता, मर्जी है जिसको बरी कर देता। लेकिन यहाँ उसने थोड़ा सा जो है ना एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए ऐसा रास्ता उसने अपना लिया कि भाई जिससे मेरे ऊपर नहीं आए, राजा के ऊपर नहीं आए, और लोग क्या कहें कि भाई ये तो इस व्यक्ति के ऊपर था, जो भी चयन किया इसने खुद ने अपने मन से किया, इसमें राजा का कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये पार्ट फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। देखो बेटा, मैं लैपटॉप चला नहीं पाया, मेरे लैपटॉप में पिक्चर्स हैं, तो अगले वीडियो में मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, है ना, ठीक है ना, जिसमें अरीना वगैरह ये क्या होते हैं, ठीक है।
बच्चों अगर आपको ये अच्छा लगा है तो बेटा इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को, क्योंकि अभी बेटा कोरोना का पीरियड चल रहा है, सब बच्चे घरों पे हैं, ठीक है ना, स्कूल चल नहीं रहे, ठीक है, तो थोड़ा बहुत देखेंगे तो कुछ तो समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो इनको मेरे वीडियोज़ को बेटा, और आपको पता है मैं 8th क्लास 8th 9th 10th है ना और 11th के भी कुछ चारों सालों के बच्चों के लिए इंग्लिश, मैथ्स और साइंस तीनों के वीडियोस हैं बेटा, है ना। तो मेरे देशराज वर्मा के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, तो मर्जी है जब जो चाहे जो पढ़ो आप, ठीक है। ऑल द बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल।